हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। आज का केस फंडामेंटल राइट्स पर बेस्ड है, आर्टिकल 14 एंड 16। केस का नाम है राजकरण सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। तो डिस्प्यूट तक पहुंचने से पहले कहानी समझ लेते हैं। अब जो एपेलेंट है राजकरण और उनके साथ काफी सारे लोग मिलके SFF यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का एक वेलफेयर स्कीम था, ठीक है, कंपल्सरी सेविंग स्कीम डिपॉजिट SSD, उसमें काम करते थे, राइट। एंड दे वर क्लासिफाइड एज टेम्पररी एम्प्लॉयज। बहुत सारी पोस्ट्स को होल्ड करते थे सारे के सारे एप्लेंट्स जो थे, जैसे अकाउंटेंट्स, जूनियर अकाउंटेंट्स, UDC अपर डिविजनल क्लर्क्स, LDC लोअर डिविजनल क्लर्क्स, राइट। लेकिन और इनका जो काम का जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो बहुत इंटीग्रल थी SSD के रिगार्ड से। इट वॉज it was a very crucial set of responsibilities that they were handling. They were administering the entire fund of सेविंग स्कीम डिपॉजिट, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि उनका काम कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा। Despite the nature of their work and despite the fact that they were involved in doing something extremely crucial for the department, इनका nature of employment temporary ही था, ठीक है। 2006 के आसपास सिक्स्थ पे कमीशन के बेनिफिट्स को जब एक्सटेंड किया गया तो SFF के SFF के सारे ही एम्प्लॉयज को सिक्स पे कमीशन के बेनिफिट्स दिए गए, लेकिन SSD के एम्प्लॉयज को एक भी बेनिफिट नहीं मिला। इंस्टेड दे वर गिवन एन एड हॉक इंक्रीमेंट इन देयर मंथली सैलरी विच वाज अबाउट 3000 रुपीज पर मंथ। जब सुपर एनुएशन का टाइम आया तो दे सॉट टू रिसीव पेंशनरी बेनिफिट्स, जो डिपार्टमेंट ने एकदम डिनाई कर दिए। इन्होंने अपने इस डिनायल के अगेंस्ट एप्लीकेशंस फाइल की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, और कैट ने भी इनकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। इस डिसमिसल को लेकर फाइनली ये लोग दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट भी कैट के डिसीजन को अपहोल्ड कर देता है और इनको वहां से भी कोई रेमेडी नहीं मिलती। फाइनली जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और कुछ इश्यूज निकल कर आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किए। सबसे पहले तो क्या SSD आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में आएगा भी? बाकी सवाल तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आर्टिकल 12 में कैटेगराइज हो रहा है ये तो देख लें, तभी तो फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स हो भी सकते हैं या नहीं इसको एग्जामिन करेंगे, राइट। दूसरा, क्या SSD के एम्प्लॉयज को पेंशनरी बेनिफिट्स मिलने चाहिए? ठीक है, क्या SSD के एम्प्लॉयज एक्चुअली टेम्परेरी एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आते थे? और फाइनली, क्या इनके आर्टिकल 14 और 16 के तहत फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए या नहीं? 14 और 16 हम सब समझते ही हैं। आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक। अब पहला क्वेश्चन तो यही समझ लेते हैं, क्या SSD आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में आता है? सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि भाई SFF यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है वो यूनियन गवर्नमेंट का एक पार्ट है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आता है। SSD उसी डिपार्टमेंट को बेनिफिट देती हुई एक वेलफेयर स्कीम थी जो यूनियन गवर्नमेंट ने ही शुरू की थी, ठीक है भाई। SFF इज नॉट एन इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी, इट इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो उस पूरे के पूरे फोर्स से रिलेटेड जितने भी वेलफेयर्स और बेनिफिट्स और स्कीम्स और रेगुलेशंस निकल कर आ रहे हैं वो यूनियन गवर्नमेंट ही इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो SSD वाज अ स्कीम स्टार्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। पूरा का पूरा वो जो डिपार्टमेंट था वो यूनियन गवर्नमेंट ने ही शुरू किया था और उस डिपार्टमेंट की जो सैलरीज आती थी वो भी गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट से ही आती थी, राइट। और इस नाते SSD को आर्टिकल 12 की कैटेगरी में रखा जाएगा।
चलो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, मतलब फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का दारोमदार एसएसडी पर भी था। ओके, दूसरे पर आ जाते हैं कि भाई क्या एसएसडी को पेंशनरी बेनिफिट्स मिलने चाहिए। अब इसको डिसाइड करने से पहले ये डिसाइड करना था सुप्रीम कोर्ट को कि क्या वाकई ये लोग टेम्पररी एम्प्लॉयज हैं। अब सारी की सारी चीजों को ऊपर से लेकर नीचे तक अगर एग्जामिन करें तो द आई एम सॉरी द appellant and the all the appellants that were involved in the case were working in this department for over 30 years। 30 साल से ये लोग इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, ठीक है। और इनका जो नेचर था काम का वो इतना क्रूशियल था डिपार्टमेंट के लिए कि उस डिपार्टमेंट के बिना एसएफएफ का पूरा जो फंक्शनिंग मशीनरी थी वो डिसबैलेंस हो जाती। आप किसी भी एम्प्लॉय के वर्किंग स्टेटस या तो इम्पोर्टेंस को इसी तरह से रियलाइज करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि भाई इस एम्प्लॉय या इस डिपार्टमेंट के बिना ओवरऑल डिपार्टमेंट पर क्या असर आएगा। और इस डिपार्टमेंट के बिना एसएफएफ की पूरी फंक्शनिंग पर एक बहुत ही मेजर इम्पैक्ट आता। मतलब इनका नेचर जो था काम का वो बहुत ही इंटीग्रल था टू द इंटायर फ्रंटियर फोर्स। दूसरा, the people were working in the department for over 30 years। temporary मतलब temporary for a limited period of time। limited का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, और वो थोड़ा समय 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, एक by stretch your imagination maybe include even 3 years, but 3 साल से कुछ भी ऊपर टेम्परेरी की कैटेगरी में आना मुश्किल होगा। 3 साल से अगर ऊपर कुछ भी है तो फिर वो थोड़ा परमानेंट है। 30 इयर्स की सर्विस किसी भी लिहाज से टेम्परेरी कंसिडर नहीं की जा सकती। भले ही रेगुलर अपॉइंटमेंट रूल्स को फॉलो करके अपॉइंटमेंट नहीं लिया गया, ठीक है। रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं हर डिपार्टमेंट के, जब तक कि उन रिक्रूटमेंट रूल्स को फॉलो ना किया जाए तब तक अपॉइंटमेंट को एड हॉक ही माना जाता है। ओके, अब रिक्रूटमेंट रूल्स को फॉलो ना करते हुए भी अगर आपने कुछ अपॉइंटमेंट्स लिए हैं, कुछ भर्ती ली है, तो आप उनको लिमिटेड टाइम तक के लिए ही रखिए, 1 साल मैक्सिमम 2 साल। इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग इन फैक्ट अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, यू नीड टू डिटरमाइन अ सर्टेन टाइम पीरियड एज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तभी वो एड हॉक जॉब होगी, अदरवाइज नहीं होगी। एड हॉक या टेम्परेरी जॉब में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट एक सर्टेन समय के बाद खत्म हो जाता है। अगर एम्प्लॉयर उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है, अदरवाइज ऑटोमेटिकली उस टाइम के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। इस तरह के टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स गवर्नमेंट में बहुत होते हैं, आपको भी पता ही है। लेकिन ये कोई भी जॉब जो है वो साल भर से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट डिमांड नहीं करती। यहाँ पे बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के रिक्रूटमेंट रूल्स को नहीं भी फॉलो करके आपने जो अपॉइंटमेंट लिया उसको आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में लिमिट नहीं किया। इनफैक्ट आपने उन एम्प्लॉयज को वो सारे बेनिफिट्स दिए जो रेगुलर एम्प्लॉयज को मिल रहे थे, जैसे कि रेगुलर सैलरी, अलाउंसेस, ठीक है, प्लस उनका जो नंबर ऑफ इयर्स दैट दे डेडिकेटेड टू द डिपार्टमेंट वाज नॉट लिमिटेड, इट वॉज 30 ईयर्स ऑफ देयर लाइफ, जो कि एक नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सर्विस होती ही है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में आप इनको किस लिहाज से टेम्पररी करार दे रहे हैं, इन व्हाट सिचुएशन एंड by which stretch of imagination are you categorizing them as temporary employees? These people have been working in the department for over 30 years, becoming an integral part of the entire force, managing administering a crucial welfare scheme that was introduced by the government. You are giving them all the benefits that you are giving to your other employees, allowances, regular salaries, etc. And after they have given the most important years of their lives to your department, you deny them pensionary benefits. अपनी पूरी की पूरी लाइफ की सर्विस आपको देने के बाद आप उन्हें पेंशन डिनाई कर रहे हैं, जो कि उनका हक है, ठीक है। या तो आप उन्हें रेगुलर एम्प्लॉयज की कैटेगरी से अलग रखें, मतलब जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं उनको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनसे वो अलग है, ये परमानेंट जॉब पे हैं, एग्जाम या अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट रूल्स को फॉलो करते हुए आए हैं, इनकी एक सर्टेन रिटायरमेंट एज होगी,
ठीक है, तो ये है रिक्रूटमेंट रूल्स। या तो आप इससे अलग कर दें इनकी जॉब्स को कि भाई 1 साल की जॉब होगी, रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होगी, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना एम्प्लॉयर का डिस्क्रेशन होगा, अगर नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद आपकी जॉब आपके हाथ से चली जाएगी। लेकिन आपने उन टेम्परेरी एम्प्लॉयज की भी रिटायरमेंट एज रखी, 60 के बाद आपने उन्हें रिटायर किया, तो आपके वो टेम्परेरी एम्प्लॉयज आपके परमानेंट एम्प्लॉय से अलग कैसे हुए? ठीक है, सो दिस कैटेगराइजेशन वाज मोर whimsical rather than procedural, और इस whimsical arbitrary क्लासिफिकेशन का जो बर्डन है वो एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय पर नहीं आना चाहिए। उनको वो सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए जो कि एक रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते, ठीक है। और इसलिए इन सारे के सारे एम्प्लॉयज को टेम्परेरी की कैटेगरी से हटा दिया गया, एंड इट वाज हेल्ड दैट पेंशन इज देयर राइट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ इयर्स दैट दे हैव given to the department and the crucial nature of the service that, or the crucial nature of responsibilities that they were handling while they were part of the department. ठीक है, तो आर्टिकल 14 और 16 इनका वायलेट होता है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड राइट टू इक्वलिटी ओवरऑल हर तरह से वायलेट हो रहा है, एंड द एप्लिकेंट्स मस्ट गेट ऑल द पेंशनरी बेनिफिट्स दैट द अदर एम्प्लॉयज आर गेटिंग। ये था केस। अच्छा केस है, आर्टिकल 14 में फिट हो जाएगा, आर्टिकल 16 में तो हो ही जाएगा। ठीक, अब टेम्परेरी, भाई अपनी प्रेमाइस को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे केसेस को लिखा जाता है। अब आर्टिकल 14 पे अगर आप एक आंसर बना रहे हैं तो ये सारी चीजें आप लिखेंगे, लिख सकते हैं कि भाई एक टेम्परेरी एम्प्लॉय को परमानेंट एम्प्लॉय से अलग माना जाता है, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल्स जिनको फॉलो करके उन्हें अपॉइंट किया गया, आई एम सॉरी, वो अलग अलग थे। ठीक है, अब वो पूरा प्रोसेस अलग था, फिर नेचर ऑफ सर्विस अलग है, राइट, जो बेनिफिट्स वो अक्रू कर रहे हैं वो भी अलग है, सब अलग अलग है, तो उनको इक्वली कैसे ट्रीट किया जाए? लेकिन अगर सब अलग नहीं है तो उनको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, टेम्परेरी और परमानेंट, राइट। सो इन दिस वे यू कैन ड्राफ्ट योर आंसर एंड इंक्लूड दिस लेटेस्ट केस लॉ। चलो अब फैक्ट्स पे आ जाते हैं, नोट्स पे। तो एपेलेंट्स मैं आपको बता ही चुकी, एक सेविंग स्कीम डिपॉजिट एसएसडी फंड के एम्प्लॉयज थे, जो कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की एक वेलफेयर स्कीम थी। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट, अपर डिवीजन, ये सारी पोस्ट को होल्ड करते थे। सेंट्रल पे कमीशन के बाद भी उनको बेनिफिट्स मिले नहीं, फाइनली ये उनका बेनिफिट था, वो चले गए कैट में, जहां पे उनको कोई भी रेमेडी नहीं मिली, and these were the issues, whether the appellants classified as temporary employees of the scheme managed by the contributory pooling of funds are entitled to pension benefits in accordance with the 6th Central Pay Commission. Whether SSD fund managed by appellants could be considered as an instrumentality of the state under Article 12. तो लीगल प्रोविजंस है आर्टिकल 12, कैट का लीगल प्रोविजन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशंस थे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आर्बिट्ररी और अनजस्टिफिएबल डिनायल था ये डिपार्टमेंट का, पेंशनरी बेनिफिट्स मिलने ही चाहिए थे। आर्टिकल 14 और 16 से रिलेटेड और भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो आप सबको पता होने चाहिए और जो आप लिखेंगे भी। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, उज्जम्बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, अरुण कुमार गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट, ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। अब ये सारे जजमेंट्स, आर्टिकल 14 पर बहुत सारे जजमेंट्स हैं, नॉट जस्ट दीज, देयर आर अनलिमिटेड, नॉट अनलिमिटेड बट देयर जस्ट टू मेनी जजमेंट्स। एंड जो लैंडमार्क जजमेंट्स आपको पता है, जिनको आप लिखने वाले हैं अपने मेंस में, वो आप अकेले नहीं है लिखने वाले, उन्हें सब लिखेंगे। ये जो लेटेस्ट जजमेंट है वो आपके आंसर को डिफरेंट कर देंगे, उनमें वही सेम जजमेंट्स नहीं होंगे जो इवैल्यूएटर शुरू से लेकर एंड तक पढ़ता आ रहा है, उसे कुछ नया दिखेगा। जब वो नया देखेगा तो उसे समझ आएगा इस बच्चे ने बाकी बच्चों से कुछ अलग हटके मेहनत की है, राइट, तो आपके मार्क्स भी फिर अलग हटके ही आएंगे। ओके, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। Which article of the Indian Constitution defines state includes the government, parliament and other authorities? पता ही है आपको, बहुत ही आसान है। The CAT was established under which article of the Indian Constitution? You know that too, अभी नोट्स में ही था। Which of the following is not considered a state under Article 12? Now this is something that you should know. इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए।
Means question, examine the significance of Article 12 in determining whether a fund or scheme can be considered an instrumentality of the state, refer to relevant case laws. अब ऐसा आंसर डायरेक्ट तो आना मुश्किल है, लेकिन इससे मिलता जुलता आंसर आ सकता है ना, कि क्या इंस्ट्रूमेंटैलिटी होगी क्या नहीं होगी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी को डिफाइन या डिटरमाइन करने के क्या पैरामीटर्स दे रखे हैं सुप्रीम कोर्ट ने, इन सब पे आंसर आ सकता है। आर्टिकल 12 पे आंसर आ जाता है, ठीक है। और आर्टिकल 12 पे अगर आता है क्वेश्चन तो आप इस केस को बड़े ही अच्छे से इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। एक वेलफेयर स्कीम जो कि यूनियन गवर्नमेंट ने शुरू की है, उसको मैनेज और एडमिनिस्टर करने के लिए पूरा का पूरा डिपार्टमेंट शुरू किया है, वो डिपार्टमेंट स्टेट की इंस्ट्रूमेंटैलिटी होगी, ठीक है। ये है सुप्रीम कोर्ट का ही डिटर्मिनेशन था ये। डिस्कस द रोल ऑफ कैट in safeguarding the rights of public servants, critically evaluates its effectiveness and support your answer with relevant case laws. Administrative law का ज्यादा है ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर भी अगर आप लिखना चाहे तो इस पे लिख सकते हैं आंसर। तो इस केस में इतना ही था। आई सिंसियरली होप कि ये केस आपको समझ आया, इसका इंपॉर्टेंस भी आपको समझ आया, ठीक है। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग केस के साथ अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।